बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएस फिफ्थ सेमेस्टर सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेल बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ना है? सेल की स्टडी करनी है। सेल होता क्या है? सेल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। ज़िंदगी का बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन होती है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, यूकैरियोटिक में भी मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाइस, इन सब के अंदर सेल्स मौजूद होता है। और सेल का फंक्शन क्या होता है? ये बेसिक यूनिट होता है और एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करता है। इसकी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो कि अंदर से कैसी होती है? सेमी फ्लूइड होती है। इसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसा कि न्यूक्लियस। इसमें ऑर्गेनेलीज भी होती हैं जैसा न्यूक्लियस, जो कि होल्ड करती हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। सेल्स गवर्न द फंक्शन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है। वो अंदर कैसे होती है? सेमी फ्लूइड होती है। इसके अंदर आधा फ्लूइड होता है, आधी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज में इसमें सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अगर वो यूकैरियोटिक है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। तो न्यूक्लियस का क्या काम होता है? न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए सेल जो है कई सारे प्रोसेसेस को गवर्न करता है, जो कि ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, हमें अगर सेल का आर्किटेक्चर पता चल जाए, सेल की बनावट पता चल जाए, तो हम लोग मिस्ट्रीज़ ऑफ लाइफ को सॉल्व कर सकते हैं। हमें कई सारी जो ज़िंदगी की मिस्ट्रीज़ हैं, पोशीदा चीज़ें हैं, उनका पता लग जाएगा। जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है साइटोलॉजी की, उसी ने ही फाउंडेशन दी है। साइटोलॉजी ने ही क्या किया है? सेल बायोलॉजी को बनाया है, उसकी बुनियाद रखी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने फंडामेंटल लेवल पर, ये चीज़ें समझनी है हमें। हम कब समझेंगे? जब हमें सेल बायोलॉजी का नॉलेज होगा। सिंप्लिसिटी सेल की बिलाइज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी के सेल जो है वो दिखता तो हमें बहुत ही सिंपल है कि इसमें ठीक है न्यूक्लियस है, डीएनए वगैरह ये चीज़ें हैं, छोटी मोटे नाम ही होते हैं। लेकिन जब हम इनके अंदर जाते हैं, मज़ीद गहराई में इनकी स्टडी करते हैं, फंक्शंस की या स्ट्रक्चर्स की, तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ही कम्प्लेक्स है। तो सेल दिखता सिंपल है लेकिन होता क्या है? बहुत ही कम्प्लेक्स है। और इन टाइनी स्ट्रक्चर्स को, जो कि सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उनको पढ़ के ही साइंटिस्ट अनलॉक करते हैं कई सारे सीक्रेट्स को, जो कि क्या बयान करते हैं कि यूनिटी ऑफ लाइफ को जो बयान करते हैं। ये वैसे याद रखने वाली चीज़ नहीं है, इसको बस एक दफ़ा देख लें। उसके बाद हमारे पास आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी फंडामेंटल प्रिंसिपल है बायोलॉजी का, जो कि डिस्क्राइब करता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये एक असूल है, ये क्या है? एक प्रिंसिपल है जो कि हमें बताता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है लाइफ का? सेल है। द थ्योरी, इस थ्योरी के 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि फ्रेमवर्क देते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एट द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पर लिविंग थिंग्स की ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ये सेल थ्योरी। इस थ्योरी के 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। अगर एक सेल पे मुश्तमिल होंगी तो उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाएगा, अगर ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होगी तो उन्हें मल्टीसेलुलर कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ज़िंदगी का स्ट्रक्चरल यानी कि ये स्ट्रक्चर बनाता है, और फंक्शनल यानी कि ये फंक्शन करवाता है। किसको भला? लाइफ को। तो ये लाइफ के फंक्शंस भी परफॉर्म करता है और लाइफ को शेप भी देता है, स्ट्रक्चर भी देता है। इस वजह से इसे कहा जाता है कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सेल परफॉर्म करता है तमाम फंक्शंस को जो कि ज़रूरी होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसको हम अलाइव कंसीडर करें
कि एक ज़िंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे कौन करवाता है, सेल करवाता है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फाउंडेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तीसरा पॉइंट है हमारे पास सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, के जो भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे पहले से मौजूद सेल्स से मिलकर बनते हैं। द प्रिंसिपल ऑफन समराइज बाय द फ्रेज ओमनी सेल्युला सेलुला, ये हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट ने ये फ्रेज दी थी जिसमें वो कहता है कि ओमनी सेल्युला सेलुला कि हर सेल कम्स फ्रॉम सेल, के हर सेल क्या होता है, एवरी सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनता है या दूसरे सेल से ही आता है। ये इस आइडिया को एम्फेसाइज करते हैं कि सेल जो है वो डिवीजन के ज़रिए बनते हैं, जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर होती है। पहले से मौजूद सेल्स के अंदर डिवीजन होती है, उससे नए सेल्स बनते हैं। और ये कंसेप्ट रिजेक्ट करता है आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को और सपोर्ट करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को थ्रू सेल डिवीजन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कंसेप्ट क्या है कि ज़िंदगी जो है या सेल जो है खुद ब खुद वजूद में है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, खुद ब खुद। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेट नहीं हुए, स्पॉन्टेनियसली नहीं बने, तो इस आइडिया को ये रिजेक्ट करता है। और सेल डिवीजन के ज़रिए बने हैं, लाइफ कंटिन्यू हुई है सेल डिवीजन के ज़रिए, इस आइडिया को ये सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास दो सेल्स से, एक मेल से एक फीमेल से, तो इनके अंदर क्या हुई, डिवीजन हुई, तो इससे कितने सेल्स बने, 4 सेल्स बन गए। तो ये क्या थी हमारे पास, सेल डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से सेल डिवीजन हुई और उससे क्या बने, 4 न्यू सेल्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी, के सेल थ्योरी बनी कैसे, उसके 3 पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ से आए। तो डेवलपमेंट सेल थ्योरी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें बहुत सारे साइंसदानों ने सदियों मिलकर काम किया है और फिर जाके ये 3 पॉइंट्स जो हैं निकाले हैं। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, एक साथ काम करना, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम रॉबर्ट हुक। और किन किन ने मिलकर काम किया है, रॉबर्ट हुक ने, एंड जॉन वैन लेeuwenhoek, मैथियस शिल्डन, थियोडर शिवान, रुडोल्फ विर्चू और इस तरह दूसरे कई साइंसदानों ने कोलैबोरेटिव एफर्ट के ज़रिए सेल थ्योरी को डेवलप किया है। ये प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल बन चुका है अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको समझने के लिए हमारे लिए ये फंडामेंटल बन चुका है, बुनियादी बन चुका है ये सेल थ्योरी का प्रिंसिपल। फ्रॉम द बेसिस फॉर माइक्रो मॉडर्न बायोलॉजी। तो 1 बाय 1 हम जो है इन सब के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मिलकर काम किया। तो पहला साइंसदान है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और उसने क्या किया, कॉर्क सेल, जो दरख्त की छाल होता है, छाल के अंदर सेल्स होती हैं, दरख्त की छाल का जो है छोटे छोटे थिन स्लाइसेस लिए, पतले पतले, उन स्लाइसेस को जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। जब उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए उन स्लाइसेस को देखा, कॉर्क के स्लाइसेस को, तो उसने देखा कि वो किस तरह के थे, उनकी शक्ल कैसे थी, बॉक्स लाइक थी। बॉक्स लाइक या जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स की शक्ल में वो थे। उसने कहा कि ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं या जो इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं ये सेल्स हैं। तो हमारे पास जो सेल की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक के अंदर शाये की 1665 में, जो कि उसकी बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया था। उसने थिन स्लाइसेस लिए कॉर्क के और डिस्कवर किया छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को जो कि कंपार्टमेंट्स की शक्ल में थे, स्मॉल रूम्स के साथ रिजेंबल कर रहे थे वो, और उसने उनको क्या नाम दिया, सेल्स का नाम दिया। उसकी जो मेटिकुलस ड्राइंग्स थी, उसने इसकी डायग्राम्स भी बनाई, ड्राइंग्स भी बनाई और डिस्क्रिप्शंस भी दी कि सेल्स जो हैं वो बिगनिंग ऑफ स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, उसकी इन डिस्क्रिप्शंस ने जो है सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी को शुरू कर दिया कि लोग अब सेलुलर स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू हो गए, उसको समझना शुरू हो गए। तो ये था हमारे पास रॉबर्ट हुक जिसने 1665 में माइक्रोग्राफिया को पब्लिश किया। उसने क्या चीज़ यूज़ की, कॉर्क सेल्स को यूज़ किया। और कहाँ पे देखा कॉर्क सेल्स को, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और स्मॉल कंपार्टमेंट्स या स्मॉल बॉक्सेस जैसे स्ट्रक्चर नज़र आए और उसने उन स्ट्रक्चर्स को सेल का नाम दिया। यहाँ दिखाया गया है रॉबर्ट हुक की ड्राइंग्स दिखाई गई हैं या उसका जो उसने
जो कंपार्टमेंट्स देखे थे, स्मॉल बॉक्सेस देखे थे, जिनको उसने सेल्स का नाम दिया। ये दिखाई गई हैं शक्ल में। आगे हमारे पास आते हैं एंटोन वैन लीeuwenhoek। इसने क्या कहा, इसने बेसिकली हमें बताया कि सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ज़िंदा होते हैं सेल्स। एंटोन वैन लीeuwenhoek ने जो है माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्वेशंस की, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, बैक्टीरिया की ऑब्जर्वेशन की, इसने प्रोटोजोआ की, स्पर्म सेल्स की क्या की, ऑब्जर्वेशंस की। इन ऑब्जर्वेशंस के लिए उसने अपने हाथ से बनाई गई हैंडमेड सिंगल लेंस वाला माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। इसका जो माइक्रोस्कोप था वो थिन ब्रास प्लेट से बना हुआ था और वो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर सकता था 50 और इवन 300 टाइम्स, 50 गुना या 300 गुना ज़्यादा बड़ा करके वो इमेज को दिखा सकता था। His detailed observation microscopic work provided critical evidence supporting the idea that उसके इस ऑब्जर्वेशन ने जो है इस एविडेंस को सपोर्ट किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। इसकी डिस्कवरी ने कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स की जो डाइवर्सिटी है उसको भी एक्सपेंड किया। तो एंटोन लीeuwenhoek ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, उसने स्पर्म सेल्स को ऑब्जर्व किया, प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया वगैरह वगैरह, और उसने अपनी हैंडमेड सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ की या सिंगल लेंस वाली माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन मेड अ क्रूशियल कंट्रीब्यूशन टू सेल थ्योरी थ्रू हिज डिस्कवरी ऑफ द सेल न्यूक्लियस। इसने रॉबर्ट ब्राउन ने क्या चीज़ डिस्कवर की, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। वाइल स्टडिंग प्लांट सेल, जब वो प्लांट सेल की स्टडी कर रहा था तो उसने देखा कि प्लांट सेल के सेंटर में एक चीज़ मौजूद है, एक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको बाद में उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। इसकी डिस्कवरी ने एक नई डायमेंशन दी सेल स्ट्रक्चर को समझने की। उसने कहा कि जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका डिस्टिंक्ट रोल होता है सेलुलर फंक्शंस में, ठीक है, वो मौजूद होती हैं। ब्राउन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग द सेल थ्योरी। बेसिकली इसने क्या किया, इसने प्लांट सेल की स्टडी की। प्लांट सेल के अंदर उसे सेंटर में एक स्ट्रक्चर नज़र आया जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। उसने कहा कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये अपना डिस्टिंक्ट वाजे रोल रखता है सेलुलर फंक्शन में। उसके बाद हमारे पास आता है फेलिक्स डोरजार्डिन। फेलिक्स डोरजार्डिन ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स। उसने जो है इंडिपेंडेंटली, जे पोरकेंजी ने भी यही काम किया था। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि गिलेटेनियस सब्सटेंसेस जो हैं, चमकदार सब्सटेंसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिन्हें साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म ने सराउंड किया होता है न्यूक्लियस को। ऑब्जर्वेशन कंट्रीब्यूटेड टू द इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल, डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, हिज वर्क एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ। अच्छा, इसने क्या किया, इसने कहा कि सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा यहाँ एक गिलेटेनियस स्ट्रक्चर और भी मौजूद होता है जिसे उसने साइटोप्लाज्म का नाम दिया। ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी वजह से सेल डायनामिक बन जाता है और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैथियस शील्डन जर्मन बोटेनिस्ट था, प्लांट्स की स्टडी करता था। उसने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। 1838 में उसने पब्लिश किया अपनी फाइंडिंग्स को, suggesting a fundamental similarity in the cellular structure of various plants। उसने कई सारे प्लांट्स लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स लिए, उन सब का सेलुलर स्ट्रक्चर देखा। तो उसने कहा कि जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं सारे के सारे एक जैसे ही थे। तो इस वजह से उसने ये एविडेंस दिया, ये सबूत दिया कि तमाम प्लांट्स सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सेल्स ही क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्लांट टिश्यूज़ के। और ये जो सेल थ्योरी का पहले 2 पॉइंट थे उनको ये फुलफ़िल करता था, उन पर पूरा उतरता था। उसके बाद जे पोरकेंजी एक जेस्ट फिजियोलॉजिस्ट था। उसने कहा कि लिविंग सब्सटेंसेस भी सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अलावा कुछ लिविंग स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि सेल में मौजूद होते हैं और उन लिविंग स्ट्रक्चर्स का नाम उसने रखा प्रोटोप्लाज्म। ये जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है एम्फेसाइज करती है डायनामिक और एसेंशियल नेचर ऑफ द मटेरियल कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल्स।
परकिंजी कंट्रीब्यूशन हाईलाइट किया इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स बट आल्सो द लिविंग कंटेंट रिस्पॉन्सिबल सेलुलर फंक्शन। उसने कहा कि हमें जो है अगर सेल की स्टडी करनी है तो हमें ना सिर्फ उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को देखना होगा बल्कि उसके अंदर कुछ लिविंग कंटेंट होती हैं जो कि सेलुलर फंक्शंस के रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको भी समझना होगा। तो जे पोरकिंजी ने बेसिकली किस चीज़ का कंसेप्ट दिया, प्रोटोप्लाज्म का, जो कि क्या होती हैं, लिविंग सब्सटेंसेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है थियोडर शिवान। थियोडर शिवान जो है वो एक जूलॉजिस्ट था। इसने शील्डन के साथ मिलके एक जो है थ्योरी के पहले 2 पॉइंट्स को क्या किया, पहले 2 पॉइंट्स को फुलफिल किया। शील्डन क्या था? शील्डन बोटेनिस्ट था जो कि कहता था कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। शिवान क्या था? जूलॉजिस्ट था जो कि कहता है कि तमाम एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं। तो एनिमल्स भी सेल से बने हैं, ये वाला कहता है कि प्लांट्स भी सेल से बने होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल थ्योरी का पहला पॉइंट था, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो फुलफिल हुआ। 1839 में शिवान पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स एम्फसाइजिंग सिमिलरिटी इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसने कहा कि उसने कुछ फाइंडिंग्स अपनी पब्लिश की। उसकी फाइंडिंग्स में इस बात पर जोर दिया गया था कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो एक जैसी होती है। द कोलैबोरेटेड रिजल्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट tenets of cell theory contributing to the unifying framework that all living organisms are composed of cells। इनका जो कोलैबोरेटिव वर्क था उसके रिजल्ट ने ये चीज़ साबित की कि ऑर्गेनिजम्स जो है सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू ने, जो कि एक जर्मन फिजिशियन था और पैथोलॉजिस्ट भी था, यानी कि पैथोजेंस की स्टडी भी करता था, उसने सिग्निफिकेंटली एडवांस किया थ्योरी को 1855 में। जो तीसरा पॉइंट था वो इसी ने ही दिया था सेल थ्योरी का। वो कहता है कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही अराइज होती हैं। उसकी जो हिज फेमस फ्रेज, उसकी एक फेमस फ्रेज है जो कि है ओमनी सेलुलाई सेलुला, कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ सेल, हाईलाइटेड द कंसेप्ट ऑफ सेलुलर कंटिन्यूटी। ये सेलुलर कंटिन्यूटी को हाईलाइट करती है कि सेल्स जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, जारी रहते हैं डेवलप होना। विर्चूज वर्क एम्फेसाइज डायनामिक नेचर ऑफ सेलुलर लाइफ एंड द आइडिया दैट सेल्स आर नॉट स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड बट rather generated from pre-existing cells। इसका ये जो आइडिया था या ये जो फ्रेज थी, ये इस बात पर जोर देती है कि जो सेल्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड नहीं हुए बल्कि वो पहले से मौजूद सेल्स की सेल डिवीजन से जनरेट हुए हैं। अगर इन सारे साइंसदान को उनकी समरी देखी जाए उनके काम की, तो इन सब ने एक बहुत ही अहम पाइवटल किरदार अदा किया, पाइवटल रोल प्ले किया सेल थ्योरी में। और इन तीनों ने ही जो है इन प्रिंसिपल्स, इन सब ने मिलकर 3 प्रिंसिपल्स दिए सेल थ्योरी के।